केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं। न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनेंगे। हाँ, हम अनकंफर्टेबल सवाल उठाएंगे और वो सवाल देश के हक में ही उठाए जाएंगे। न सिर्फ आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे यहां, बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखेंगे। ये वही न्यूज की पाठशाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आज कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस पर लगेगी क्लास, गौर फरमाइए। चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र की क्लास। पैलेट गन पर सवाल जवाब, नारा, सियासत और सच्चाई। पूरी तस्वीर देखिए ना, एक बात मत कीजिए, पूरी तस्वीर को समझिए। सुरक्षा और संवेदना वाला चैप्टर आपके सामने रखूंगी मैं। फिर आएगा पार्ट नंबर 2, रंग पर राजनीति की क्लास करनी है। गर्व से भगवा पहने हुए हूं और इस पूरे देश को भगवा रंग पर फख्र करना चाहिए। खिलाड़ियों की जर्सी का कलर बदला तो कांग्रेस क्यों नाराज हो गई? केसरिया रंग क्यों चुभ जाता है कुछ दलों को? आज इस पर क्लास जरूरी है। और फिर चैप्टर नंबर 3 टुकड़े होते पाकिस्तान की क्लास। आज पीओके ही पाकिस्तान की आखिरी कील साबित होगा। दोहरा चेहरा दिखाने वाले पश्चिमी मीडिया पर आज का ये चैप्टर है। सब के सब भाग गए हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। और फिर पार्ट नंबर 4 सियासत और समाज की क्लास। बीएमसी से आवाज उठी है, स्कॉर्पियो नहीं इनोवा चाहिए। सबसे अमीर नगर निगम की नीति और नीयत पर यह चैप्टर है और बहुत दिलचस्प ये चैप्टर है। और फिर आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम आपको बताएंगे देश में भगवान शिव के 7 मंदिर एक ही दिशा में क्यों हैं। सोचा है कभी? लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी में जुट गया है विपक्ष। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का आरोप, अयोध्या के बाद बाकी मंदिरों की संपत्ति पर है चंदा चोरों की नजर। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के गढ़ से सीएम योगी की हुंकार। कहा माफिया को हमने मिट्टी में मिलाया। पहले अपराधियों को मिलता था सत्ता का संरक्षण। सालार गाजी का मेला लगवाती थी समाजवादी पार्टी। पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के पास किया जोरदार प्रदर्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अहमदाबाद समेत कई जिलों में कल स्कूलों की रहेगी छुट्टी। अगले 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका। अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट को कहा अलविदा। आईपीएल में भी नहीं खेलने का किया ऐलान। रहाणे ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बनाए 8000 से ज्यादा रन। इंस्टा पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में सबसे पहले पॉलिटिक्स की क्लास। तैयार है आप? राजनीति की क्लास। आप जानते हैं पैलेट गन पर खूब बवाल मचा हुआ है। सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब तलब किए जा रहे हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं। लेकिन आज आपको पूरी तस्वीर दिखानी है, बहुत जरूरी है। खादी और खाकी ये महज 2 रंग या 2 पहनावे नहीं है हुक्म। ये आजाद भारत की व्यवस्था के वो 2 मजबूत पहिए हैं जिनके बिना लोकतंत्र की गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। समझे? दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों के दोनों, खादी और खाकी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को चलने और चलाने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत होगी और हमेशा होती रही है। एक नियम बनाता है यानी खादी,
तो दूसरा सड़क पर उतरकर उन नियमों का पालन करवाता है। खादी अगर सोच है तो खाकी उसकी ताकत है। जब सोच और ताकत एक दूसरे के विरोधी बन जाए तो राजकाज नहीं चलता और सिर्फ अराजकता पनपती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर अराजकता पनपाई जा रही है। एक अजीब तरह का अविश्वास पैदा किया जा रहा है अपनी ही पुलिस पर, अपनी ही फोर्स पर, अपने ही सुरक्षा कर्मियों पर, और तस्वीर का आधा हिस्सा दिखाया जा रहा है। इस आधे हिस्से को दिखाकर सिर्फ एक पक्ष दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई हिंसा और पुलिस के बल प्रयोग का हवाला देकर कल राहुल गांधी ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया। इसकी आड़ लेकर अमित शाह का इस्तीफा मांगा। ठीक है, आपका हक है, इस्तीफा मांगिए, राजनीति करिए, मंच भी है, मौका भी है और सरकार की दुखती रग भी है। लेकिन राजनीति की आड़ में सिर्फ एक पक्ष की बात मत कीजिए। पूरी तस्वीर देखिए और पूरी तस्वीर देश को दिखाइए। संसद के पटल से जब देश का एक बड़ा नेता कहता है कोई भी बात तो पूरा देश सुनता है। देश का नेता विपक्ष जब किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सबकी नजर उस पर होती है। लेकिन जब आप सीधा अर्ध सत्य की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें, सिर्फ आधा सच बोलते हैं, तो आप सिर्फ सरकार पर हमला नहीं कर रहे होते हैं, आप अनजाने में उस सुरक्षा बल के मनोबल पर प्रहार कर रहे होते हैं जो आपकी भी रक्षा में खड़ा रहता है, आपको भी Z+ सिक्योरिटी देता है। राहुल गांधी ने कल जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा उठाने से कहीं ज्यादा मुद्दे को भड़काने जैसा क्या नहीं था? उसका असर क्या आज संसद में देखने को नहीं मिला? संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए विपक्ष की तस्वीर सामने आई। बैनर, पोस्टर लिए हुए सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं। और बहुत गौर से देखिएगा, मैं तो चाहती हूं कि अगर ये जूम करके आप तस्वीरें देख सके तो और भी बेहतर होगा। ऑर्डर किसने दिया? हु गेव द ऑर्डर? यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को जरा जूम करके देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको बंदूक दिखाई देगी, आगे पीछे थोड़ा खून दिखाई देगा और ऐसा लग रहा है जैसे प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई जा रही है, बंदूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए एक नेता के बोलने का उसके संगठन पर क्या असर होता है। विपक्षी सांसदों के हाथों में जो तख्तियां थी उस पर अमित शाह के विरोध में नारे तो थे ही, पिस्टल की तस्वीर भी बनी हुई थी। पिस्टल, ये देखिए, देखिए दिख गई पिस्टल आपको? अब ये क्यों हुआ? ये गलत मैसेजिंग कैसे गई? मैं जवाब दूं, ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरे मुद्दे को राहुल गांधी ने पेश ही इस तरह से किया। बात की पैलेट गन की, लेकिन शब्द इस्तेमाल किए होम मिनिस्टर ऑथराइज द शूटिंग, गेव द ऑर्डर। हालांकि ये सारी बात पैलेट गन के लिए की जा रही थी, लेकिन शब्दों का चयन ऐसे किया गया मानो गृह मंत्री ने सीधे गोली चलाने के आदेश दे दिए। आज राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर बयान दिया, और जो बयान दिया, एक बार चाहती हूं आप उसकी बस भाषा सुनिएगा, उस पर गौर कीजिएगा। प्लीज प्ले। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके लोगों में क्या है। विरोध का नैरेटिव किस दिशा में मोड़ा जा रहा है देख रहे हैं ना आप। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देश के गृह मंत्री के लिए ये कह रहे हैं जो अभी आपको मैंने सुनाया। देखिए हुक्म, पूरा देश अपने बच्चों
अपने जेनजी उनकी जरूरी मांगों के साथ खड़ा है। मैं फिर कह रही हूं और मुझे कोई माइका लाल ये कहने से रोक नहीं सकता। ये देश जेनजी के साथ खड़ा है, खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन यह भी सच है कि 20 जुलाई की हिंसा को निष्पक्ष होकर देखने की भी जरूरत है। शब्द लिख लीजिए, निष्पक्ष होकर देखने की जरूरत है। सियासत का एक चश्मा आपको दिखाता है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया, लाठियां बांधी। ये देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और पुलिस का जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस पर पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या तस्वीर के दूसरे हिस्से की किसी ने बात की? ये तो सबने बात कर ली, आओ मारो पीटो, खदेड़ रही है पुलिस, लठ मार रही है पुलिस, पैलेट गन तक की खबर आ गई। लेकिन क्या पुलिस पर हुए हमले की बात किसी विपक्षी नेता ने की? क्या यह बताया कि उस दिन जंतर मंतर पर बैरिकेड्स किसने तोड़े? पुलिस की ह्यूमन चेन को किसने तोड़ा? पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला किसने किया? सुरक्षा बलों की गाड़ियां किसने तोड़ी? जब उपद्रवियों की भीड़ प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने लगी, जब सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, किसी ने पूछा किसने की? हिंसा में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल कैसे हो गए, किसी ने पूछा? क्या राहुल जी ने यह पूछा? क्या प्रियंका जी ने पूछा? क्या अखिलेश जी ने पूछा? क्या उद्धव जी ने पूछा? क्या ममता जी ने पूछा? ये सवाल नहीं पूछे गए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारा लगा दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि भीड़ और हिंसा के वक्त हमलों को झेलते हुए पुलिस को क्या करना चाहिए था? इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा हुकाम, क्योंकि यह अनकंफर्टेबल सवाल है, क्योंकि यह दूसरे के जूते में पैर डालकर चलने जैसा है, एम्पैथी रखने जैसा है, क्योंकि यह दूसरे की परिस्थिति में खुद को रखकर सोचने जैसा है। मैं आपको वही दूसरा पक्ष आज दिखाना चाहती हूं। प्लीज, बच्चों के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपको यह तस्वीर भी देखनी चाहिए। यह हमारे देश की पुलिस है, यह दुश्मन नहीं है हमारे। 20 जुलाई के दिन दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 25 बटालियन तैनात थी। रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की 14 एंटी राइट कंपनियां वहां पर मौजूद थी, ठीक है। 20 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है। इससे पहले तक सब कुछ शांतिपूर्ण था और इसकी जो तस्वीर है, यह उग्र होती तस्वीर खुद दिल्ली पुलिस ने जारी की। सबसे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहला बैरिकेड तोड़ा गया। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करके आना चाह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जो ह्यूमन चेन बनाई थी उसे तोड़ा गया। भीड़ उग्र हो गई, हमले शुरू हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया, पुलिस ये दावा कर रही है। खबरों के मुताबिक भीड़ को हटाने के लिए, उसे काबू करने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल और 15 इलेक्ट्रिकल शेल का इस्तेमाल किया गया। 5 आंसू गैस के गोले दागे गए, 2 बार एंटी राइट गन का इस्तेमाल किया गया और 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया। और जब मैं आंकड़े गिना रही हूं तो पूरी बात को जरा ठंडे दिमाग से और बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। इफ एंड बट मत कीजिएगा, तर्कों का इस्तेमाल कीजिएगा, तथ्यों और बयानों को गौर से सुनिएगा। RAF के जिन जवानों ने भीड़ को शांत करने के लिए कार्रवाई की, वो CRPF का हिस्सा है और खुद CRPF के DG ने अपने जवानों, ऑफिसर से ये कहा है, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं उसका दायित्व यानी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सुनिए। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी
राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। सब कुछ भीड़ को काबू करने के लिए किया गया, लेकिन एक तरफा तस्वीरों को दिखा दिखाकर प्रॉपर माहौल तैयार किया गया। सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भर गया जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि पुलिस बर्बर है, आरएएफ ही सबसे बड़े मुजरिम है। यह नहीं बताया गया कि सुरक्षा बलों ने एसओपी के तहत सिलसिलेवार ढंग से अपना काम किया। एसओपी के तहत कानून तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई स्पष्ट चेतावनी लाउडस्पीकर से देकर शुरू हुई है। कार्रवाई की साफ चेतावनी लाउडस्पीकर में दी गई। जब भीड़ नहीं मानी और संसद की ओर आगे की तरफ बढ़ती गई तो आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया। जब सिचुएशन पूरी तरह से बेकाबू हो गई, उसके बाद ही पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अगर जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पुलिस एक्शन ना लेती, भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ जाती, तो क्या होता? हुकम प्लीज एक बार सोचिए। अगर आप वहां पर वर्दी पे खड़े होते, अगर आपने ये प्रण लिया होता कि मैं इस देश की संप्रभुता, मैं इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर को बचाऊंगा, अगर मेरी ड्यूटी वहां पर होगी और आपको वहां कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अशांति फैला दी थी वो आपकी तरफ आते हुए उस बैरिकेड को तोड़ते हुए गुस्से में जाते हुए नजर आते, तो आप क्या करते? और मान लीजिए ये लोग सब कुछ तोड़ ताड़ कर आगे बढ़ ही जाते, तो क्या होता? क्या होता अगर हिंसा की आंच संसद तक पहुंच जाती? क्योंकि ये होने वाला था, ये होने वाला था। भीड़ बहुत उग्र हो गई थी। मेरे विश्वसनीय सूत्र मुझे यह बता रहे हैं कि उस दिन गुस्सा ऐसा था कि सच में वो नेपाल और बांग्लादेश की तस्वीरें यहां दिखाना चाहते थे और करना चाहते थे। और ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं ना, ये अगल बगल की कहीं की तस्वीर नहीं है, ठीक वो बैरिकेड के पार संसद है, बिल्कुल सामने। ये वो संसद वाली तस्वीर। संसद भवन के पिछले हिस्से तक भीड़ पहुंच गई थी। 100 मीटर दूर यह हुजूम पहुंच चुका था और यह किसी से नहीं छिपा है। उस वक्त उस इलाके में कम से कम 2873 ऐसे लोग थे जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से थी। इनमें 979 लोगों का गंभीर अपराधों का रिकॉर्ड सामने आया है। सोचिए, संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई होती अगर, तो क्या होता? तब यही विपक्ष सरकार से क्या पूछ रहा होता और कैसे सवाल कर रहा होता? याद कीजिए 13 दिसंबर 2023, ये रहा वो दिन, याद है आपको? संसद पर हमला, 22वीं बरसी थी, संसद चल रही थी। शून्यकाल के दौरान 2 युवक विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूद जाते हैं। जान हलक को आ गई थी जिन जिन ने यह तस्वीर देखी। दोनों के हाथों में टीयर गैस कनस्तर, एक ने जूते से निकालकर गैस स्प्रे करना शुरू कर दिया, दूसरा हाउस के अंदर एक बेंच से दूसरी बेंच पर छलांग लगाने लगा। हाउस में अफरा तफरी मच गई, दोनों हिरासत में ले लिए गए, लेकिन इसे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। पूरा विपक्ष सुरक्षा के सवाल पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ तक, आज वही सीआरपीएफ, वही आरएएफ जब संसद को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करती है तो कहते हैं हु गेव द ऑर्डर। आज विपक्ष जिनकी कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है, तब इसी पुलिस और सीआरपीएफ को यह कहते हुए घेर रहा था कि इनके रहते कैसे संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई। शेम। जरा सुनिए तब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, सुनिए और याद रखिए। 2 लड़के दिल्ली पुलिस के कॉर्डन से निकल आए,
सीआरपीएफ के कॉर्डन से निकल आए और गैलरी में पहुंच गए, गैलरी से नीचे कूद गए। सिक्योरिटी का इतनी बड़ी असफलता हमने देखने को नहीं मिली। बहुत से लोग आपको ये वाली तस्वीर बचाने से और दिखाने से बचेंगे हुक्म, मैं बता रही हूं आपको। ये वाली जो तस्वीर है ना, पुलिस का पक्ष लेना, आपके देश की यूनिफॉर्म्ड फोर्स के साथ खड़े रहना, ये तस्वीर कोई दिखाएगा नहीं। ये न्यूज की पाठशाला है। ये तस्वीर हम दिखाएंगे। ये अनकंफर्टेबल, हमें पता है कितना ट्रोल किया जाएगा, हमें पता है कैसे गिद्ध बाहर बैठे हुए हैं, कैसे तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये अनकंफर्टेबल सच आज आपको बताना जरूरी है। आप देश की जनता है। अगर आपकी फोर्स उग्र होती, भीड़ को नहीं संभाल पाती, तो जो लोग आज हु गेव दी ऑर्डर कह रहे हैं, वो कायर कहते हैं हमारी पुलिस को। अच्छा लगता है आपको सुनने में? हमारे सीआरपीएफ के जवानों को, हमारे आरएएफ के लोगों को कहते, ये देखिए किस तरह की पुलिस है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, यानी दिल्ली पुलिस केंद्र गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, यानी गृह मंत्री अमित शाह को। तो आरोप लग रहे हैं कि भीड़ पर कार्रवाई के आदेश अमित शाह के थे, लेकिन फैक्ट क्या है? पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि भीड़ को संभालने के लिए मंत्री तो क्या, किसी सीनियर का भी आदेश जरूरी नहीं है। मौके पर जो भी मौजूद होता है वो फैसला लेता है। ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद होता है वो फैसला लेता है। उसकी ट्रेनिंग, उसका अधिकार, उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है। आप सुनिए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी क्या कहती हैं इस पर। लॉ एंड ऑर्डर में जिम्मेवारी उसकी होती है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहां होता है, और सीनियर मोस्ट ना भी होना, जो मौके को सफर कर रहा है उसके हाथ में फैसला होता है कि वो इसको अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स करे। वो तो कई बार अपने सीनियर का ऑर्डर की भी नहीं वेट करता। होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर कह रही हूं, ये वो पक्ष है जो बहुतों को चुभेगा। पूरी फोर्स लग जाएगी। न्यूज की पाठशाला के व्यूअर्स, बता दूं मैं आपको, पूरी फोर्स लग जाएगी, लेकिन तथ्य और सत्य आपको बताना जरूरी है। जिसको जो करना है करे। आरोप है कि 20 जुलाई को पुलिस की पैलेट गन से 3 लोग घायल हुए। तस्वीरें सामने आई, लोगों के शरीर पर छर्रों के निशान दिखे हैं। ये तो झूठ नहीं है। राहुल गांधी ने बकायदा घायल की टी शर्ट उठाकर पैलेट गन के छर्रों के निशान भी दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए। क्या दिए पता है? कि वो पैलेट गन के घायलों का इलाज मुहैया कराए उनको। लेकिन पता है एक और चीज कही, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये मैं नहीं कह रही हूं। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मेरा कहना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को पैलेट गन से घायल नहीं होना चाहिए था और पैलेट गन नहीं चलनी थी। ये मेरा कहना है। और ये जो भी बच्चे घायल हुए हैं, ये ठीक नहीं है। जल्द से जल्द ये ठीक हो, मेरी कामना है। लेकिन आज जो पक्ष, जो नेता, जो चेहरे पैलेट गन का नाम ले लेकर राजनीति कर रहे हैं ना, शर्ट उठाकर जो बता रहे हैं कि पैलेट गन, आपको पता है इनका इतिहास? कल जब सदन में राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, उसके बाद कश्मीर के निर्दलीय सांसद है, ये पैलेट गन का ही जिक्र चल रहा था। तो उसी पैलेट गन को याद करते हुए कुछ वाजिब सवाल उठा दिए। सुनना चाहेंगे आप? सुन लीजिए। आज पैलेट गन की बात हो गई, मैं कहना चाहूंगा आज एंड इंडिया अलायंस से, ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया। 2010 में 150 लोग मार दिए जब आप कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अब्दुल रशीद शेख ये जो कह रहे हैं, उसकी पूरी डिजिटल जो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड, वो आपको दिख जाएंगे, तस्वीरें और जो डिटेल्स इन्होंने आपको दी, उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन आपको कर देती हूं। पैलेट गन का इस्तेमाल
जम्मू कश्मीर में 2010 में पहली बार किया गया। और जानते हो उस वक्त वहां किसकी सरकार थी? एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की। श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक 2010 में पैलेट गन के इस्तेमाल के शुरुआती 4 महीनों में 6 लोगों की मौत हुई, 198 लोग घायल हुए और 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आरटीआई के अनुसार मार्च 2010 और अक्टूबर 2013 के बीच पैलेट गन से घायल 91 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2014 में SKIMS मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर के डॉक्टरों की स्टडी जो पब्लिश हुई है उसमें कहा गया कि जनवरी 2010 और सितंबर 2013 के बीच भर्ती हुए पैलेट गन के जो मरीज थे वहां उनके आंखों की चोट जिनको थी वो 20 ऐसे मरीज, उनकी स्टडी की गई। उसमें पता चला कि 33% मरीजों की आंखों की रोशनी बिल्कुल वापस नहीं आई। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, नहीं। उस वक्त भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जो उचित समझा वो किया। जो सामने भीड़ है वो आपकी दुश्मन नहीं है, ये बात पुलिस को समझाई जाती है, लेकिन कंट्रोल करने का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल ऐसे लेवल्स होते हैं। कंट्रोल तो करना ही होगा, ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है। लेकिन आज नेता विपक्ष राहुल गांधी उन आंकड़ों को भूल गए। उनके टाइम पर जो कार्रवाई हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हुई है। यहां जो हुई है वो बर्बरता है। सुविधा के अनुसार करेंगे क्या, जो मन में आएगा। क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। और इसीलिए ये पक्ष रखना जरूरी था। अगले चैप्टर में हम बताएंगे उस राजनीति के बारे में जो सुविधा के मुताबिक अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। आप उनके सामने चाहे कोई भी रंग पेश कर दे, ये सियासत अपनी आंखों से वही रंग देखना चाहती है जो उसे सूट करता है, जैसा यहां पर। और इसीलिए आज की तारीख में जब आप वो तस्वीरें जंतर मंतर की देख रहे हैं तो प्लीज दोनों पक्ष को देखिए, दोनों अपने ही हैं। सिचुएशन, वहां के हालात कैसे थे, उस पूरे के पूरे कसौटी पर इनको तौलिए। अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आ रही। खेल में रंग वाली सियासत की क्लास है। 14 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में हॉकी का विश्व कप शुरू हो रहा है, ठीक है। दुनिया की 16 टीम जो हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है वो जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। भारत भी 51 साल बाद फिर से हॉकी विश्व कप जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की सियासत इसे अलग ही चश्मे से देख रही है। ये चश्मा बड़ा रंगीन है, ये वैचारिक चश्मा है। राजनीति की कड़वी सच्चाई यही है कि आप विचार के हिसाब से रंग को तौलते हैं, वो हर चीज में उल्टा चश्मा लगा लेते हैं। हुआ यह है कि विश्व कप के लिए भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदल गया है। अभी तक हॉकी टीम की जर्सी का मुख्य रंग था नीला, लेकिन हॉकी विश्व कप के लिए केसरिया रंग का इस्तेमाल कर दिया गया है। केसरिया यानी भगवा। अब आप कहेंगे मैडम जब ब्लू रंग की जर्सी चल ही रही थी तो बदलने की काहे जरूरत थी? बोल सकते हैं ना, क्यों किया भाई, क्यों केसरिया कर दिया? तो हुक्म, ये तस्वीर देखिए। आप तो भाई सारे कैमरा पर्सन है, इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? जल्दी जल्दी बताइए क्या दिख रहा है आपको इस तस्वीर में? कलर। कौन सा कलर है? नीला। कहाँ कहाँ है नीला कलर? ग्राउंड पे भी और पूरा ग्राउंड पे भी। ग्राउंड के साथ। समझ में आया? हाँ जी, मर्ज हो रहा है वो। समझ में आ गया? देखा, स्मार्ट है मेरे कैमरा पर्सन। सब कुछ नीला है भैया। वो पीछे जो एड दिख रहा है वो भी नीला, वो जो ग्राउंड है वो भी नीला, और हमारी जर्सी भी नीली। हुक्म हॉकी इंडिया का इस मामले में बयान सामने आया वो यही है, कोई राजनीति नहीं है। संस्था के मुताबिक जर्सी का रंग बदलने का फैसला खिलाड़ियों, स्पोर्ट स्टाफ की सलाह पर कई दौर की बातचीत के बाद लिया गया है, और मुख्य वजह तकनीकी थी। नीली जर्सी अंतर्राष्ट्रीय मैदानों की नीली सतह में कहीं ना कहीं मर्ज हो जाती है, खिलाड़ियों को पहचानना मुश्किल हो जाता है।
कोच और खिलाड़ियों ने पीले या भगवा रंग का सुझाव दिया और बाद में निर्णय यह हुआ कि भगवा रंग को हम लोग चुनते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की ने इस बदलाव को लेकर क्या कहा है, जल्दी से सुन लीजिए। खिलाड़ियों को ओर से, कोचों की ओर से रिक्वेस्ट आया हुआ था कि खेलने के दौरान टर्फ भी ब्लू है और खिलाड़ियों का जो जर्सी वो भी ब्लू है, तो कहीं ना कहीं मैचिंग हो रहा है। विजिबिलिटी में क्लियर कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, जब हमारे नेशनल फ्लैग का कलर भी ऑरेंज है और इसलिए ऑरेंज को चूज किया गया। तो जो बात हॉकी इंडिया कह रही है वो ये तस्वीर आपको समझा देगी। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब आज की पाठशाला में इस पर मैं बात क्यों कर रही हूं, है ना? ये भी तो सवाल हो सकता है कि हाँ ठीक है भाई, ब्लू था, आपने बता दिया, भगवा हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन भैया राजनीति हो रही है ना इस पर। दो बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। प्रियंका गांधी और विपक्ष को लगता है कि जर्सी का रंग सियासी मकसद के लिए बदला गया है। विपक्षी चश्मा केसरिया को बीजेपी के रंग पर और रंग के तौर पर देख रहा है। हाउ सैड ना, एंड हाउ सिली। प्रियंका गांधी केसरिया को संघ से जोड़कर देख रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जो कह रही है वो उनकी पार्टी के आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ है। सीरियसली, पार्टी के आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ है। ये नई वाली पार्टी नहीं जो अब अलग हो गई है। अलग हो गई है मतलब वैचारिक तौर पर। मेरे पास AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 7 अगस्त 1931 में पारित एक प्रस्ताव का पन्ना है। ये रहा वो पन्ना, और इसको मैं मार्कर से बकायदा मार्क करके लाई। ये जो पिंक कलर का आपको, हालांकि इसको मुझे भगवा रंग से करना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। पिंक कलर के रंग में जो ये हाईलाइटेड आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें साफ लिखा है, पढ़ के बताऊं? ऐसे पढ़ते हैं। It being understood that the color have no communal significance. जूम कीजिए ना भैया, ठीक है, ओके। It being understood that the colors have no communal significance. हम ये समझते हैं कि रंगों को किसी तरह से आप कम्युनल नहीं कर सकते हैं। But that saffron shall represent courage. Saffron यानी भगवा। White जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करेगा, सच्चाई को और पीस को रिप्रेजेंट करेगा। और ग्रीन शैल रिप्रेजेंट फेथ एंड शिवलरी एंड द स्पिनिंग व्हील द होप ऑफ द मैसेस। समझ गए? साफ समझा रहा है कि रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं होता है। केसरिया रंग फिर भी साहस और त्याग का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति और सत्य का, हरा रंग आस्था और शौर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और बीच में स्थित हमारा चरखा जन साधारण की आशा का प्रतीक है। ये देश के झंडे की बात नहीं कर रही हूं मैं, AICC में उस वक्त जो कांग्रेस ने झंडा अपनाया था, मैं उसकी बात कर रही हूं। मतलब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को रंग में कोई धर्म नहीं दिख रहा था, लेकिन आजाद भारत की राजनीति कर रही कांग्रेस को सियासी रंग दिखाई दे रहा है। आजादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक लगता था। 12 साल से विपक्ष में बैठी मौजूदा कांग्रेस को केसरिया रंग किसी संगठन का रंग लग रहा है। कैसे? सिर्फ इसलिए कि जिस बीजेपी ने कांग्रेस को लगातार 3 लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी, उसके झंडे में केसरिया रंग है, या इसलिए कि कांग्रेस जिस आरएसएस की विचारधारा से नफरत करती है, उसके झंडे का रंग केसरिया है। जब बीजेपी के झंडे में हरा रंग देखा तो दिक्कत नहीं हुई,
उसमें ब्लू रंग भी है। वो देखिए हरा है ना, जहां लिखा हुआ है बीजेपी, तो क्या है वो भी भगवा हो जाता है क्या? कल को उससे भी तकलीफ हो जाएगी। केसरिया रंग देखकर अगर किसी को सियासत दिखाई देती है तो सवाल रंग से नहीं फिर नजरिए से है। बॉस, भारत की परंपरा में केसरिया सिर्फ रंग नहीं है, यह उस साधु की पहचान है जिसने राजपाट छोड़ा। जैन परंपरा में तप और त्याग का नाम है। शहीदों की याद से लेकर निशान साहिब तक केसरी सिर्फ कपड़े का रंग नहीं है, यह हिम्मत का रंग है। अगर भारतीय हॉकी टीम की जर्सी में केसरिया रंग आ गया तो उसमें देशभक्ति क्यों नहीं दिखती? सिर्फ राजनीति क्यों दिखती है? क्या केसरिया देखकर हमें सूफी फकीर याद नहीं आ सकते? क्या हमें जैन तप और सिख शौर्य याद नहीं आ सकते? या फिर समस्या रंग में नहीं है, हिंदुत्व में है। समस्या यह है कि कुछ लोगों ने हर भारतीय प्रतीक का राजनीतिक पेटेंट अपने दिमाग में कर दिया है। और प्रियंका गांधी ने बहुत ही स्मार्टली जर्सी के रंग को जेन जी से जोड़ दिया। किससे? कह गई कि जेन जी ये स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्या जेन जी का चेहरा सिर्फ वही है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे? मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। अरे भारत का जेन जी वो भी है जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ में तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिलीप महादू गावित जेन जी हैं, 2003 में जन्मे, 23 साल के हैं। पुरुषों की पैरा T47 कैटेगरी में 100 मीटर रेस को 10 सेकंड 71 नैनो सेकंड में पूरा कर दिया। 10.71 सेकंड्स में पूरा कर दिया। गोल्ड मेडल जीता दिलीप महादू। सिर्फ 12 सेकंड पीछे रह गए मोहम्मद बासिल से। दूसरे नंबर पर सिल्वर मेडल जीता। ये भी जेन जी हैं, महज 21 साल के हैं। अब मुरली श्रीशंकर से मिलिए, ये भी जेन जी हैं। लंबी कूद में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। ये बस 3 नाम गिना रही हूं आपको। भारत ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल जीत लिए हैं। पेरिस लंबी है, क्लैप। इनमें से 10 मेडल जेन जी ने जीता है। हाँ, वो जेन जी वाली ही क्लैप। यानी भारत के लिए 66% मेडल सिर्फ जेन जी ने जीते हैं। अब इन्हें ना रंग की सियासत से मतलब है, ना सड़कों के हंगामे से। ये आपदा को अवसर बनाना जानते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले जेन जी दिलीप महादू गावित कह रहे हैं। सुन लीजिए। ये आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु के लिए गिफ्ट है। मैं बचपन में पेड़ से गिर गया था, तब वो हाथ थोड़ा सा ये कट करना पड़ा। तो सिर्फ फिर बाद में सर ने मुझे भागते वक्त देखा। उन्होंने बोला घर वालों को हमारे घर में ये थोड़ी देर तकलीफ थी, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। वही सब करते हैं। सब मेरा जो नासिक में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे भागते वक्त। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पैरा वालों के लिए सपोर्ट करने के लिए। और पैरालंपिक वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं और साई स्पोर्ट भी बहुत सपोर्ट करे। हमारे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम देश का नाम ऊंचा कर पाए। ये भी जेन जी हैं। इनको अवसर सरकार और सिस्टम ने दिया, उसे गोल्ड में इस जनरेशन ने तब्दील कर लिया। और फिर भी हर चीज को सियासी चश्मे से देखना है तो देश की युवा आबादी जो हासिल कर रही है उसे भी देखिए। हुक्म, नीट पेपर लीक हुआ, हाँ गलत था, पकड़िए सबको कॉलर से, लिया आपने रेजिग्नेशन, बहुत शानदार काम किया। लेकिन यह तस्वीर भी देखिए। 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते। 5 व्यक्तिगत गेम्स में था, उसमें से 4 जेन जी थे। 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 पदक जीते, 17 पदक विजेता जेन जी थे। ये वो जेन जी हैं जिन्हें आजादी की लड़ाई में कौन शामिल था कौन नहीं, उस नैरेटिव से आगे की लड़ाई लड़ना है। ये विजेताओं का नंबर है, जेन जी का नंबर है। और अगला नंबर फिर किसका हुआ? जेन अल्फा का। जेन बीटा भी आ गई है, लेकिन अगला नंबर जेन अल्फा का है।
जेनजी को लेकर तो खूब लड़ाइयां चल रही है, जानते ना आप। ये जेनजी हमारा वोट बैंक, नहीं जेनजी तो हमें समझता है, अरे पीएम मोदी ने आकर ये कर दिया, अब तो जेनजी के चहेते ये हो गए। लड़ाई ये है कि जेनजी के दिल में कौन बस जाता है। लेकिन भैया जेनजी समझते समझते जेन अल्फा तैयार। मैं सच कह रही हूं, गजब है ये जेन अल्फा। मतलब जेनजी को लेकर तमाम तरीके की शिकायत आ रही थी, याद है ना आपको? ये कैसी भाषा है, ये किस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बुजुर्ग हैं, दादा की तरह हैं। अच्छा जेनजी आता आता जेन अल्फा आ गया, रे हटो परे, हमें मैदान में। छोटे छोटे बच्चे हैं, रील्स बना रहे हैं और पीएम को कह रहे हैं टेंशन मत लो। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी तोतली जबान में पीएम मोदी पर अपना प्यार बरसा रहे हैं, मासूम मैसेज पहुंचा रहे हैं। देखने में ये सिर्फ क्यूट रील्स लग सकती है, लेकिन राजनीति की भाषा में भविष्य की एक झलक है, क्योंकि ये जेन अल्फा है, वो पीढ़ी जिसकी उम्र आज लगभग 1 से 13 साल के बीच है। यही बच्चे 2029 के बाद धीरे धीरे वोटर लिस्ट का हिस्सा बनेंगे, अगले 20 साल की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। और प्रधानमंत्री जो हैं कोलैबोरेशन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के मुताबिक 2034 के लोकसभा चुनाव के वक्त भारत में जेन अल्फा की आबादी 24 से 25% होगी, जेन जी की आबादी 24 से 26% होगी, मिलेनियल्स यानी हमारी पीढ़ी की आबादी 21 से 23% होगी, बेबी बूमर्स यानी तब के सीनियर सिटीजन्स की आबादी 8 से 9.5% तक रह जाएगी। यानी 2034 की राजनीति का सबसे बड़ा जनाधार जेन जी और जेन अल्फा होंगे, और अभी ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता दूं, राज्यसभा में भी एंटी पेपर लीक पास हो चुका है। राज्यसभा से पास हो गया एंटी पेपर लीक। अब ये जो प्रावधान है, जो कड़े वाले प्रावधान है, वो कानून का रूप ले चुके हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी, एक सिग्नेचर, और उसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से भी बाकायदा पास हो गया है, और अब यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा। और इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। पीएम ने राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की है। दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। इनफैक्ट दूसरे कई मुद्दे थे जिन पर दोनों के बीच गहन चर्चा हुई है। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर जब डिस्कशन चल रहा था कि क्या होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ एक रेजिग्नेशन से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आया ये कड़ा कानून। कानून तो 2024 में बन गया था, लेकिन अब इसके प्रोविजन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। चलिए अब इसी बड़ी खबर के साथ मुबारक हो, क्योंकि इस कानून की जरूरत थी। अब इसका पालन बड़ा तगड़ा होना चाहिए, तभी आएगा आनंद। इनफैक्ट कानून का पालन ही क्यों, ऐसा रोबस्ट सिस्टम बन जाए कि किसी की हिम्मत और औकात ना हो कोई भी एग्जामिनेशन पेपर लीक करने की। क्लियर बात। अब आगे बढ़ रहे हैं और सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी के पदाधिकारियों की हैरान करने वाली डिमांड की क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है भैया, मतलब हमने जब सुना तो हम तो एकदम होश हमारे फाख्ता हो गए। 6 महीने पहले नई स्कॉर्पियो खरीदी गई बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा। 6 महीने पहले। अब कह रहे हैं स्कॉर्पियो हटाओ, उसकी जगह आरामदायक इनोवा दिलाओ। कारण क्या पता है आपको? कह रहे हैं मुंबई की टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़कों पर स्कॉर्पियो का सफर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हमें आरामदायक इनोवा चाहिए। हाँ, मतलब गड्ढे तो वही रहेंगे, बस गाड़ी बदल दीजिए आप, है ना। मतलब मुंबई वालों को गड्ढे झेलने दीजिए, नेताओं को सिर्फ सस्पेंशन बेहतर चाहिए, अधिकारियों को सस्पेंशन बेहतर चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि सड़कें ठीक होनी चाहिए कि सस्पेंशन गाड़ी का? फिर गड्ढे भरे जाए या गाड़ियों को अपग्रेड किया जाए? गड्ढे भरे जाने चाहिए। ये तो वही बात हो गई, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बीएमसी भारत की इतनी अमीर नगर पालिका है कि वो इनोवा क्या मर्सिडीज, बीएमवी, रोल्स रॉयस सब खरीद सकती है।
लेकिन उसका जो उत्साह है वो गड्ढे भरने में नहीं है। हमका चाहिए गाड़ी नई वाली, क्योंकि गड्ढों वाली सड़क में स्कॉर्पियो की सवारी में साहिब लोगों को दिक्कत होती है, कमर में झटका आ जाता है। अरे तो समस्या कार में नहीं ना, गड्ढे में है ना, तो गड्ढे ठीक करो ना। मुंबई की सड़कें इलाज मांग रही है और इलाज गाड़ियों का हो रहा है? गजब है। इस खबर के सामने आने के बाद अब इस मामले को लेकर बीएमसी पदाधिकारियों और विपक्ष के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष कह रहा है इनोवा की डिमांड तो विपक्ष के नेताओं ने की थी, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष को 6 महीने पुरानी स्कॉर्पियो की जगह नई इनोवा में यात्रा करनी है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन अपनी बात से पलट रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई जैसे महानगर के गड्ढों की बात कोई कर ही नहीं रहा। जिसको बात करनी चाहिए वो क्या कह रहा है, हमका चाहिए नई गाड़ी। बीएमसी पदाधिकारियों ने इनोवा खरीदने में जो इंटरेस्ट दिखाया उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुंबई के लोगों को गड्ढों में छोड़कर इनोवा की शॉपिंग, गलत बात। अजी देश के लोग क्या कहेंगे, सोचा है कभी? है? कुछ दिन पहले बीएमसी के नेताओं ने मौखिक रूप से शिकायत की कि जनवरी 2026 में मिली स्कॉर्पियो एन लंबी यात्रा के लिए असुविधाजनक है। इसके बाद करीब 1.5 करोड़ की लागत से 6 नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने के मौखिक प्रस्ताव को रखा गया। ये नई इनोवा क्रिस्टा उप महापौर, सभागृह नेता, विपक्ष के नेता और स्थायी सुधार व शिक्षा समिति के अध्यक्षों के लिए खरीदी जानी थी। इस प्रस्ताव को जल्द ही बीएमसी कमिश्नर की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। अगर नई इनोवा खरीदी जाती है तो मौजूदा स्कॉर्पियो को वार्ड अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला आने से पहले ही सियासी रायता फैल गया। आज बीएमसी के लोगों को मेरा एक सजेशन है, इनोवा कार खरीदने की बजाय इस रुपए को ऐसा कीजिए, आप लोग दादा राव बिलहोरे जैसे किसी व्यक्ति को सौंप दीजिए। सुना भी है आपने कभी इनका नाम? ये पिछले 11 साल से अपने खर्चे पर मुंबई के गड्ढे भर रहे हैं। यही कारण है कि दादा राव को पॉटहोल दादा कहा जाता है। दादा राव सब्जी की दुकान चलाते हैं, लेकिन नियम से अपने घर से सीमेंट और ड्राई मिक्सचर और पानी लेकर निकलते हैं, मतलब सीमेंट का ड्राई मिक्सचर और पानी, और जहां गड्ढा दिखता है उसे भर देते हैं। वो अब तक ऐसे 1500 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे भर चुके हैं। एक हादसे में अपने 16 साल के बेटे को खोने के बाद दादा राव ने तय किया कि किसी और का बच्चा इस तरह गड्ढे में गिरकर बेमौत ना मरे, इसीलिए वो मुंबई की सड़कों पर गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है ये दे देना चाहिए ना दादा साहब, देना चाहिए। कितना खर्चा आ रहा है मैं आपको समझाती हूँ कि अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जय हो नोट बाबू। हाँ, नोट बाबू के पास जाएंगे पहले। नोट बाबू को प्रणाम कीजिए भैया आप लोग। बोर्ड बाबू को मैम। हाँ चलिए भैया, तो सबसे पहले आपको जरा ये समझा दें कि जिस 1.5 करोड़ रुपए की कीमत जो आने वाली है उसका हिसाब क्या है। 1.5 करोड़ का हिसाब। अब इसे आप ऐसे समझिए कि हमने कीमत निकाली है। भाई बीएमसी के पदाधिकारी कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, उसकी कीमत से मुंबई के कितने गड्ढे भर जाएंगे। ये जो 1.5 करोड़ है ना, इससे कितने गड्ढे भर जाएंगे वो आपको मैं बताती हूँ। गड्ढों का इलाज कैसे होगा। फर्ज कीजिए गड्ढे का जो आकार है ना, गड्ढे का आकार, अगर हम मान लीजिए उस गड्ढे के आकार यानी डायमीटर उसे 1 फुट का रखते हैं। कितने का? 1 फुट का। और उसकी जो गहराई है, गहराई को आप कर दीजिए लगभग
3 इंच की, ठीक है, 3 इंच की गहराई, यानी आप समझ लीजिए इतनी गहराई, और उसका व्यास डायामीटर जो है 1 फुट का। सीमेंट का मिक्सचर लेकर आइए भैया, अभी मत ले आइएगा। सीमेंट का जो मिक्सचर है वो लग जाएगा आपको 15 से 20 रुपए, ठीक है, ये 25 रुपए भी जा सकते हैं, हम मोटा मोटी लगा रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 20 कर ले हम जी। कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़ को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो ये इतना पैसा आता है। गड्ढे कितने इससे भर जाएंगे आप जानते हैं? लगभग 7.5 लाख। इस 1.5 करोड़ से आप 7.5 लाख गड्ढे भर सकते हैं। और अब मान लीजिए आप बिटुमेन यानी डामर से भरना चाहें तो ये हो जाएंगे लगभग 5 लाख। मतलब बीएमसी का गड्ढे भरने का बजट जो है वो सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 5,520 करोड़ रुपए। और गड्ढे कितने जानते हैं? 3,108। गड्ढे भरने नहीं है हमको तो गाड़ी बदलनी है। अरे नियत बदलिए। न्यूज की पाठशाला में अब वक्त है सोचा है कभी। सोचा है कभी देश के 7 बड़े शिव मंदिर लगभग सीधी रेखा में बनाए गए हैं, लगभग। देखिए आज से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और कहते हैं भगवान भोलेनाथ का महीना है, ये विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से लेकर रामेश्वरम के बीच 2400 किलोमीटर का फासला है और इसी बीच भगवान शिव के 7 बड़े मंदिर लगभग सीधी रेखा में हैं। ये सभी मंदिर लगभग 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास बनाए गए हैं, जिसे शिव शक्ति अक्ष कहते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, आंध्र प्रदेश में श्रीकालाहस्ती, तमिलनाडु में 5 मंदिर हैं, एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, त्रिची का जम्मुकेश्वर, थिल्लई का नटराज मंदिर और सबसे आखिर में रामेश्वरम के सभी मंदिर लगभग एक सीधी रेखा में हैं, जो भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ते हैं। और ये मंदिर अलग अलग सदियों में बने, अलग अलग राजवंशों में। पल्लव, चोल, पांड्या, विजयनगर, गढ़वाल शासकों ने इन्हें बनवाया। हजारों साल पहले बने इन मंदिरों के निर्माण के समय ना तो कोई मॉडर्न तकनीक थी, ना कोई सैटेलाइट सिस्टम। उसके बावजूद सटीक दिशा और स्थान का चुनाव, ऐसा माना जाता है कि उस समय के विद्वानों ने एस्ट्रोनॉमी और गणित के आधार पर इन स्थानों का चयन किया होगा। गजब का है भारत हमारा। चलिए भाई, घंटी बज गई है, अब आपसे इजाजत लेनी होगी। न्यूज की पाठशाला को आपका बहुत प्यार हासिल हो रहा है, ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।